आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के इतिहास के विषय में, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था ना। अभी तक हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और उसके बाद ये तुगलक वंश, इसके बाद फिर सैयद और लोदी आएंगे। ये क्रम भी आप लोगों को याद रखना होगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैंने इस टाइप से लिया है, जैसा कि पिछला 2 वीडियो था वैसे ही शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश तुगलक वंश था। क्रम आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। तुगलक वंश की स्थापना दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक द्वारा की गई थी। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। तो काफी बार ये भी पूछा गया है कि किसका नाम गाजी मलिक था, तो गयासुद्दीन तुगलक। और ये कहाँ का सूबेदार था? दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें धन संपत्ति देकर है, ये माफी चाहूंगा, धन संपत्ति देकर खुश किया। उनको जो है धन संपत्ति देकर खुश किया, क्योंकि इसने जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी हत्या की और खुद नया राजवंश स्थापित किया। तो लोगों को संतुष्ट करना जरूरी था। उसके बाद देखिएगा जो अच्छा यहाँ पर जो अमीर बोला गया है ना, अमीर तुर्क सरदार होते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। मंगोल काफी आक्रमण करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः ऐसा करने वाला वह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो इसने जो है नहरें भी बनवाई थी और ये पहला सुल्तान था नहर बनवाने वाला। गयासुद्दीन तुगलक ने कुरान के आधार पर कानूनों का संहिताबद्ध करवाया, मतलब इसने कानूनों को लिपिबद्ध करवाया। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला प्रथम सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल में विद्रोह हुआ था। देखो जो बंगाल है, यहाँ पर शुरू से ही काफी दिक्कतें थी। बंगाल को किसने जीता था? तो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ना काफी सारे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, नासिरुद्दीन कुबाचा हो गया, यलदौज हो गया। वैसे ही एक था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसको जो है पूर्वी भारत को जीतने का जिम्मा दिया गया था, जिसने बिहार बंगाल को जीता। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सबको बर्बाद कर दिया था, जला दिया था। तो उसी ने जो है बंगाल को जीता था। और ये जो बंगाल है ना, दिल्ली से काफी दूर था, इसी कारण यहाँ विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इल्तुतमिश के समय भी हुआ था, बलबन के टाइम पर भी हुआ था, और अब गयासुद्दीन तुगलक के समय भी। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस लौट रहा था, तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है, मतलब हुनुस दिल्ली दूर अस्त। ये फारसी में हुनुस दिल्ली दूर अस्त कहा गया। देखो जो क्या था ना कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने निजामुद्दीन औलिया को अपमानित कर दिया था। तो इसी कारण से इसने, जो निजामुद्दीन औलिया है जो कि सूफी संत थे, उन्होंने एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दे दिया। बोला कि भैया तुम्हारे लिए अभी दिल्ली दूर है, मतलब तुम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उसके पुत्र जौना खां द्वारा कर दी गई। क्या होता है, जो जौना खां इसका बेटा, वो खुद सुल्तान बनना चाहता था। तो इसने अपने पिता को मारने का प्लान बनाया और एक लकड़ी का घर बनवाया। और जब इसका पिता बंगाल से वापस लौट रहा था तो सूचित किया कि आप जो है बंगाल से फतह हासिल करके आ रहे हो, जीत के आ रहे हो, तो मस्त पार्टी वार्टी करेंगे। मैंने एक नया महल बनवाया है पार्टी के लिए। तो वहां पर ठहराता है गयासुद्दीन तुगलक को और उस महल को गिरवा देता है, जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। और ये खुद जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका नाम क्या था भाई? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि उलुग खां की थी, ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है। ये पूछा गया है। तो जो राजमुंदरी है ये आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि ये उस तरफ गया हुआ था वारंगल को जीतने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसने अजीब अजीब टाइप की योजनाएं लागू की थी और सब के सब असफल हुई थी। मतलब ना अचानक से ये उठता, किसी दिन कोई भी फरमान जारी कर देता था अपनी जनता को, आज ये होगा, आज वो होगा, इस टाइप से। और आज भी इस चीज का प्रभाव दिल्ली में है। देखिएगा दिल्ली और उसके आसपास में तुगलकी फरमान, ये बड़ा फेमस है। लोग इसको जो है मुहावरे के तौर पे लेते हैं। साथ ही साथ जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल है, यहाँ तक कि जो प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र, वो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार कोई ऊटपटांग कानून लाती है तो ये तुगलकी फरमान है, इस टाइप से। तो तुगलकी फरमान, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये ना दोआब है, माफ़ी चाहूँगा,
मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दी। दोआब मतलब क्या, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और ये जो गंगा यमुना के दोआब की बात की जा रही है, तो जो कि गंगा यमुना का दोआब है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। तो इसने बोला कि भाई तुम्हारा क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है, तुम लोग ज़्यादा टैक्स दोगे, तो कर बढ़ा दिया। लेकिन उसी साल वहाँ पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया। इसके बावजूद भी इसके जो सैनिक थे वहाँ पर ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते हैं, जिससे जनता काफ़ी गुस्सा हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। इसने क्या किया, एक दिन अचानक से बोला अपनी जनता को, आज से हमारी राजधानी दिल्ली नहीं देवगिरी होगी, सब वहां चलो। सबको बोला, दिल्ली के जितने भी लोग हैं सबको देवगिरी चलने को बोला। अब उस टाइम पे भाई कोई ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, सबको पैदल, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी, ऊंट जो भी है, बैलगाड़ी, उसमें जाना था। आधे से ज्यादा जनता तो भाई रास्ते में ही मर गई, क्योंकि यात्रा काफी कठिन थी और जो आम जनता है वो इतनी लंबी लंबी यात्राएं उस जमाने में नहीं कर पाती थी। बाकी जो सैनिक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो आधी से ज्यादा जनता जो है रास्ते में ही मर खप गई। जब ये लोग देवगिरी पहुंचे, मतलब दौलताबाद, तो वहां पर इनका मन नहीं लगता। भाई खुद सुल्तान का मन नहीं लगता। एक दिन उठ के बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, चलो वापस दिल्ली। सबको दिल्ली लौटने का आदेश देता है, लोग खुश होते हैं। लेकिन फिर यात्रा में फिर काफी लोग मर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे दिल्ली वापस पहुंच जाते हैं। तो राजधानी परिवर्तन भी असफल। अब देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की पूर्णतया सफल रहा। ये यहाँ पर बड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये भी असफल रहा। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा मतलब जो आज हम लोग जो नोट यूज करते हैं, 100 रुपए का नोट, 200 का नोट, हजार का नहीं है, 500 का नोट, 2000 का नोट, तो ये क्या है, सांकेतिक मुद्रा। क्या वास्तव में उस 2000 रुपए के नोट का मूल्य 2000 रुपए है? भाई वो तो 3-3.5 रुपए में बनता है, उस पर वो लिखा हुआ है 2000 रुपए और भारत सरकार गारंटी दे रहा है। तो वो क्या है, सांकेतिक मुद्रा। तो कुछ इसी तरह का सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने उस जमाने में चलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो पूरी तरह से असफल हो गया था। क्या किया था इसने, तांबे के सिक्कों को ना सोने और चांदी के सिक्के के बराबर बता दिया था। मतलब आज से तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के समझ के प्रयोग किया जाएगा, ऐसा इसने बोल दिया। लोग घरों में टकसाल खोल के बैठ गए थे। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। और इसमें उसने क्या किया था, काफी प्रयोग करने की इसने कोशिश की थी कि कौन सा फसल कैसे कितने समय लगता है उगने में, उसको कितने देखभाल की जरूरत है, इस टाइप से काफी अच्छी योजना थी। लेकिन इसके जो अधिकारी थे, जो किसान इससे जुड़े हुए थे, सबके सब इतने घपलेबाज थे कि उसने सुल्तान को ही चूना लगा दिया और ये योजना भी पूरी तरह से असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से ये क्या लिख दिया, धार्मिक रूप से ये ना वो था, धार्मिक रूप से ये क्या कहते हैं, सहिष्णु था। धार्मिक रूप से ये सहिष्णु था, सभी धर्मों को एक समान समझता था। तो ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान समझता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। काफ़ी बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कौन सा सुल्तान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसी कारण इसने जो है अतरंगी योजनाएं लाई थी। इसकी योजनाओं में कोई खोट नहीं था, इसने ठीक ठाक योजनाएं बनाई थी, लेकिन वो सब चीज़ें उस समय के हिसाब से सही नहीं बैठी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य इसी का था। तो जो विस्तृत साम्राज्य ना, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बहुत कुछ जीत लिया, जो भी बचा कुचा था गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया। तो इसका जो साम्राज्य है सबसे बड़ा था। उसके बाद देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान समझता था। मोहम्मद बिन तुगलक ना भारतीयों के त्योहारों में भी शामिल होता था। जैसे हिंदू वगैरह हैं उनके त्योहारों में दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इन सब चीज़ों में भी शामिल होता था मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि फिरोज शाह तुगलक ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक कट्टरता के कारणों से औरंगजेब और सिकंदर का पूर्वगामी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर और औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके पहले किसी भी सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। फिरोज शाह तुगलक को उदार कारणों के कारण
अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ये ना थोड़ा उदार भी था। उदार किनके लिए था? अपने धर्म के लोगों के लिए उदार था बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कट्टर और क्रूर था, लेकिन अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा उदार था, जिस कारण इसकी तुलना अकबर से भी की जाती है। सर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, ये दोनों जो है इसकी तुलना अकबर से करते हैं। और औरंगजेब से कौन इसकी तुलना करता है? तो आरसी मजूमदार, ध्यान रखना इसको। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया या फिर नहरों का जाल बिछा दिया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। वहीं दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की, साथ ही साथ काफ़ी सारे बाग बगीचे भी लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही की रचना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुतुहात-ए फिरोज शाही की इसने रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि जियाउद्दीन बर्नी था, जिसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। इसने जो है हिंदुओं के मंदिरों को लूटा, तोड़ा भी, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनवाया। कटेहर एक स्थान है, वहां पर लगभग 23,000 हिंदुओं को इसने जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। दान देने का बड़ा शौकीन था ये, तो इसने दान विभाग की स्थापना की थी, लेकिन अपने लोगों को ही ये दान देता था। अच्छा, ऊपर में ये छूट गया ना, फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक दास प्रेमी था। ये भी पूछा गया है, कौन सा सुल्तान सबसे ज्यादा दास प्रेमी था? तो ये था दास प्रेमी, और इसने जो है दासों की सुधार के लिए, दासों की व्यवस्था की देखरेख सुधार के लिए दीवान बंदगान नामक इस विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक सरकारी अस्पताल की स्थापना की, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था और खाना वगैरह, दवाई वगैरह भी दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। इसके समय में काफ़ी सारे करों को हटाया गया, केवल 4 कर रहने दिए गए। एक पहला खराज जो भूमि कर था, उसके बाद जकात, खम्स, जजिया, और एक था सर्व, 5वां कर। सर्व जो कि सिंचाई कर था, नहर वगैरह बनाए थे तो इसने सिंचाई कर भी लगाया था, वो भी उलेमा वर्ग के कहने पर। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया, जिसे सर्व कहा गया। फिरोज शाह कोटला अपने सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया। अच्छा, इसने ना फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला इसका जो किला है, और इसने फिरोज शाह ने अपनी सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? अपने सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया, और इस प्रथा को बोला गया एलची प्रथा। आपसे पूछा जा सकता है एलची प्रथा का संबंध किससे है? तो फिरोज शाह तुगलक से। और एलची प्रथा के अंतर्गत सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया। मतलब कि देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो है योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती करना शुरू किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है सैनिकों के पद को वंशानुगत कर देता है, और सैनिक के मरने के बाद उसका बेटा या कोई भी रिश्तेदार उस पद को धारण कर सकता था, चाहे वो योग्य हो या न हो। उसके बाद देखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 में मुरली ने भारत में आक्रमण किया। ये क्या लिख दिया है यार, माफ़ी चाहूँगा, मुरली नहीं है ये, तैमूर लंग है, कुछ भी ना, तैमूर लंग। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग लुटेरा था ना, बाबर का पूर्वज था तैमूर लंग, तो इसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, भयंकर लूटपाट किया, कत्लेआम किया, बहुत सारा माल मसाला लेकर के वापस भाग गया। उस पर देखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1414 में तुगलक वंश का अंत हो जाता है और सैयद वंश आ जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।